हाय एवरीवन, वेलकम टू डी कोड ए आई एम एल। लीनियर अलजेब्रा के सीरीज में आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिटर्मिनेंट। तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डिटर्मिनेंट। उसके बाद हम लोग किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे कंप्यूट करते हैं उसको हम लोग देखेंगे विथ एग्जांपल्स। उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट्स के कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं। देन हम लोग देखेंगे व्हाट डज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स टेल्स अस, है ना। इसको हम लोग बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट से रिविजिट करेंगे, लाइक रैंक से, नलिटी से, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर। उसके बाद हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट। एंड देन हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट के कुछ एप्लीकेशंस, लाइक कंप्यूटिंग द इनवर्स और सॉल्विंग सॉल्विंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन के कुछ स्पेशल केस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसको हम लोग कहते हैं क्रैमर्स रूल। इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो जब भी हम लोग डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स से रिलेटेड होता है ना। आप इसको कह सकते हो कि डिटर्मिनेंट काइंड ऑफ एक फंक्शन होता है जो कि इनपुट में एक मैट्रिक्स लेता है और वो एक सिंगल स्केलर वैल्यू या सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू वो आउटपुट रिटर्न करता है। तो डिटर्मिनेंट इज ए सिंगल स्केलर वैल्यू एसोसिएटेड विथ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जब भी हम लोग डिटर्मिनेंट की बात करते हैं इट इज ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जहां पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट को हम लोग डिनोट कर सकते हैं दो तरीके से। फर्स्ट वन इज काइंड ऑफ फंक्शन, है ना, डी टी, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। दूसरा होता है काइंड ऑफ, आप कह सकते हो इस तरीके से हम लोग डिनोट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को। तो ये दो तरीके हैं जिसके हेल्प से किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हम लोग सिंबॉलिकली डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसका कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल है, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। और वैसा मैट्रिक्स जिसका कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर आपको बोला गया कि ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब ये होता है, ये इम्प्लिसिटली होता है कि उस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है। या फिर अगर आपको ये कहा जाता है कि किसी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 है, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कह सकते हैं कि दैट मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। 11th एंड 12th क्लास में जब हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ते थे तो वहाँ पे हमारा मेन फोकस ये होता था कि गिवन ए मैट्रिक्स आप उसका डिटर्मिनेंट कंप्यूट करो, या फिर आपको एक डिटर्मिनेंट का फॉर्म दे देता था, आप उसको सॉल्व करके एक आंसर लाओ। बट आज के लेक्चर का हमारा मेन इंटेंशन है इसको समझना, इसको रिलेट करना, इसको विजुअलाइज करना, इसका जियोमेट्रिक इंट्यूशन को समझना। और चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए हम लोग जहाँ पे भी पॉसिबल होगा हम लोग इसको मैट्रिक्स से रिलेट करके स्टडी करने का ट्राई करेंगे, बिकॉज इट इज़ ए पार्ट ऑफ लीनियर अलजेब्रा, है ना। तो उसी तरीके से अभी हम लोग देखने वाले हैं कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं ऑन ए मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है वो चेंज हो जाता है ना। हम लोग मैट्रिक्स में क्या करते थे, अगर मुझे किसी मैट्रिक्स को सॉल्व करना होता था या फिर मुझे किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होता था, तो वहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स को रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। एंड सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेम एज सॉल्विंग इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, है ना। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता था कि वैल्यू जो होता था ना, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वो चेंज नहीं होता था। लेकिन जब हम लोग डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएटेड होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट सेम एज, इट इज नॉट सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ रो इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, है ना। हमने देखा था रो इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज ए काइंड ऑफ ट्रायंगुलर उसका शेप होता है,
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसमें कुछ कंडीशन हमने देखा था। तो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और उसको हमने रिड्यूस किया इनटू रो इक्लोन फॉर्म ऑफ ए, तो दोनों मैट्रिक्स जो होता है ना, उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम नहीं होता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, व्हाई डू वी रिड्यूस ए टू रो इक्लोन फॉर्म ऑफ ए? क्योंकि ए को सॉल्व करना, ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना, इट इज टफर कंपेयर टू रो इक्लोन फॉर्म ऑफ ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना। इसको हम लोग फर्दर देखेंगे। इसीलिए क्या होता है कि जब हम लोग ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना चाहते हैं, तो एक टेक्निक वो होता है जहां पे हम लोग ए को रिड्यूस करते हैं टू रो इक्लोन फॉर्म ऑफ ए। एंड जब हम लोग रो इक्लोन फॉर्म ऑफ ए में रिड्यूस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसका डिटरमिनेंट बहुत इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। क्या होगा डिटरमिनेंट? उसका जो डिटरमिनेंट होगा, इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द रो इक्लोन फॉर्म ऑफ ए। लेकिन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। ध्यान क्यों रखना होता है? क्योंकि जब भी हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स पे, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज होता है। तो हमने देखा था कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में हम लोग 3 ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे। 3 ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे, उसको हम लोग आगे अभी देखने वाले हैं। उसके बाद जब भी हम लोग डिटरमिनेंट की बात करते हैं ना, तो डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड होता है ना? वो एक काइंड ऑफ प्रॉपर्टी होता है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड होता है। जिस तरीके से रैंक एक प्रॉपर्टी होता है, उसी तरीके से डिटरमिनेंट भी एक प्रॉपर्टी होता है। तो डिटरमिनेंट हमें क्या बताता है? इसका ज्योमेट्रिक इंट्यूशन क्या होता है? तो डिटरमिनेंट टेल्स द स्केलिंग फैक्टर ऑफ एरिया और वॉल्यूम of space and orientation when a transformation is applied। तो हमने जब लास्ट लेक्चर में देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग एज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज जब भी हम लोग किसी मैट्रिक्स ए को किसी अननोन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो क्या करता है, वो यक्स को चेंज कर देता है, या फिर जो इंटायर स्पेस होता है उसको वो ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है, इट इज वर्किंग एज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि n डायमेंशनल स्पेस को m डायमेंशनल स्पेस में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या होता है कि उस स्पेस में हर एक वेक्टर को वो ट्रांसफॉर्म करता है। वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने का मतलब या तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज होता है या तो उसके डायरेक्शन में चेंज होता है। इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में, इसको सेकेंड पार्ट में हम लोग इसको विजुअलाइज करने वाले हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा सेकेंड पार्ट, कि किसी भी मैट्रिक्स या किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट कैसे कंप्यूट करते हैं। हमने देखा कि जो डिटरमिनेंट होता है, इट इज ओनली डिफाइंड फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अब हम लोग देखने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स जिसके हेल्प से हम लोग किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे आज 2 टेक्निक। द फर्स्ट टेक्निक इज यूजिंग कोफैक्टर। दूसरा टेक्निक हम लोग देखेंगे रो रिडक्शन। ये दोनों टेक्निक को हम लोग समझेंगे और इस पे हम लोग 2 एग्जांपल्स करने वाले हैं ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट का अच्छा आइडिया लगे। वी विल नॉट डू मल्टीपल एग्जांपल्स जस्ट लाइक 11th एंड 12th क्लास, है ना? 11th एंड 12th क्लास में हम लोग बहुत सारे डिटरमिनेंट के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। अभी हमारा गोल है कॉन्सेप्ट को समझना, इसको इंटरप्रेट करना, उसको विजुअलाइज करना और उसको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कोफैक्टर। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग जो टेक्निक यूज करते हैं टू कंप्यूट द डिटरमिनेंट, उसको हम लोग बाय डिफॉल्ट कहते हैं यूजिंग कोफैक्टर, बिकॉज इस टेक्निक में हम लोग कोफैक्टर कंप्यूट करते हैं। कोफैक्टर हम लोग कंप्यूट करते हैं एज ए सब प्रॉब्लम। तो क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए? तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इट इज ए कॉम्बिनेशन, ऑफ एनी रो आई टाइम्स इट्स कोफैक्टर। तो जब भी हमारे पास कोई मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी एक रो को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने रो 1 को सिलेक्ट किया, तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को उस एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। इस एलिमेंट को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके और हम लोग सम करते हैं, और ये जो मेरे को वैल्यू मिलेगा ना, दैट इज कॉल्ड
द डिटर्मिनेंट। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने रो 1 की हेल्प से हमने डिटर्मिनेंट कंप्यूट किया। ये टेक्निक हम लोग किसी भी रो पे अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग सेकंड रो पे अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग थर्ड रो पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, किसी भी आप एक रो को सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल हमने ith रो को सेलेक्ट किया, तो जो ith रो होगा ना, जो ith रो होगा उसमें क्या-क्या एलिमेंट होंगे? उसमें एलिमेंट होंगे ai1, ai2 एंड सो ऑन टिल ain। तो हम लोग क्या करेंगे, ai1 को हम लोग उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ai2 को हम लोग उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सो ऑन टिल ain को हम लोग उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसका सम करेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू माई डिटर्मिनेंट। बाय डिफॉल्ट जब भी हम लोग डिटर्मिनेंट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम लोग फर्स्ट रो कंसीडर करते हैं, हम लोग जीरोथ इंडेक्स वाले रो को कंसीडर करते हैं। आप किसी भी रो को कंसीडर करके आप उसका डिटर्मिनेंट कंप्यूट कर सकते हो, आंसर सेम होगा। अब आते हैं कोफैक्टर क्या होता है। तो हम लोग किसी भी एलिमेंट की कोरस्पॉन्डिंग हम लोग कोफैक्टर कंप्यूट कर सकते हैं। अगर मुझे इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कंप्यूट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इस रो और इस कॉलम को हम लोग इग्नोर करते हैं और जो बचे हुए एलिमेंट होते हैं ना उसका हम लोग कंप्यूट करते हैं डिटर्मिनेंट, है ना। हम लोग डिटर्मिनेंट कंप्यूट करते हैं और उसको हम लोग एक -1 का पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं कोफैक्टर। तो अगर मैं किसी इंडिविजुअल सेल पे इंटरेस्टेड हूँ, अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं बोलूँगा उस इंडेक्स का कोफैक्टर क्या होगा, उस पोजीशन का कोफैक्टर क्या होगा। अगर मैं सारे एलिमेंट का कोफैक्टर कंप्यूट करता हूँ, तो कोफैक्टर क्या होगा, एक वैल्यू होगा। तो जो मैट्रिक्स होगा ना उसको हम लोग कहेंगे कि दिस मैट्रिक्स इज ए कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है। तो हमने देखा टेक्निक 1 यूजिंग कोफैक्टर, इसको हम लोग प्रॉब्लम से समझने वाले हैं इन डिटेल। दूसरा टेक्निक होता है यूजिंग रो रिडक्शन। हमने देखा था कि जब हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं और उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम लोग एक सिंपल मैट्रिक्स अज्यूम करके उसको रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एंड सॉल्विंग द ओरिजिनल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज सेम एज सॉल्विंग द अंडरलाइन इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो बेनिफिट क्या है, जो इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है उसको सॉल्व करना इट इज मच इजियर कंपेयर टू द ओरिजिनल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। उसी कॉन्सेप्ट पे इंस्पायर्ड है हमारा ये कॉन्सेप्ट, दैट इज यूजिंग रो रिडक्शन। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करते हैं, हम लोग मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं टू रो इक्लोन फॉर्म। और जब हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स में रो इक्लोन फॉर्म की बात करते हैं तो इट इज वेरी मच सिमिलर टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये मेरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डायगोनल के नीचे वाले प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे जो एलिमेंट होंगे ना वो सारे जीरो होंगे, दैट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जब हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं इनटू रो इक्लोन फॉर्म तो जो स्ट्रक्चर होता है ना दैट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक बार जब हम लोग मैट्रिक्स को रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट बहुत इजीली कंप्यूट कर सकते हैं कोरस्पोंडिंग टू रो इक्लोन फॉर्म या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है डिटर्मिनेंट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है तो उसके सारे जो प्रिंसिपल डायगोनल होंगे ना उसके एलिमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन होगा दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है, हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जब भी हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज होता है, राइट। तो क्या चेंज होगा, तो फिर हम लोग सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो जब भी हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की तो वहाँ पे तीन पॉसिबल ऑपरेशन हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि आप किसी दो रो को आप स्वैप करो, दूसरा हो सकता है किसी रो एक रो को किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, तीसरा हो सकता है कि आप किसी रो में क्या करो, दूसरे रो के स्केलर मल्टीप्लिकेशन को ऐड करो।
तो जब भी हम लोग किसी मैट्रिक्स को रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो जनरली हम लोग टेक्निक 1 एंड टेक्निक 3 के हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। एंड इट इज़ पॉसिबल यूजिंग टेक्निक 1 एंड टेक्निक 3, जिसके हेल्प से आप किसी भी मैट्रिक्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू रो इक्लोन फॉर्म, राइट। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो जो डिटर्मिनेंट होता है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो जब भी हम लोग किसी दो रो को स्वैप करेंगे ना, तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग इस पॉइंट का ट्रैक रखेंगे। जब भी हम लोग किसी दो रो को स्वैप करेंगे ना, तो हम लोग -1 स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम लोग दूसरा टेक्निक अप्लाई करते हैं कि किसी एक रो में किसी वैल्यू k से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जो इंटायर मैट्रिक्स है उसका वैल्यू k टाइम्स हो जाता है। तो हम लोग ट्राई करेंगे सिर्फ ऑपरेशन 1 एंड ऑपरेशन 3 यहाँ पे अप्लाई करने का, टू कंप्यूट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग रो रिडक्शन। इसीलिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे ये मेंशन है कि adjust the sign of determinant if the rows are swapped। क्योंकि जब भी हम लोग एक बार किसी रो को किसी दूसरे के साथ स्वैप करते हैं, तो उसका आंसर में -1 मल्टीप्लाई हो जाता है। तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यूजिंग दिस टू टेक्निक, दैट इज कोफैक्टर टेक्निक एंड रो रिडक्शन टेक्निक। तो कोफैक्टर हम लोग क्या करें, हम लोग इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हम लोग इस तरीके से डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम लोग रो 1 के कोरस्पोंडिंग हम लोग कंप्यूट करें डिटर्मिनेंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रो 2 के कोरस्पोंडिंग हम लोग डिटर्मिनेंट कंप्यूट करें। हमने ये देखा था, राइट। हमने देखा था कि जब भी हम लोग डिटर्मिनेंट कंप्यूट करते हैं, तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनी रो आई। आप किसी भी रो के कोरस्पोंडिंग आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग दोनों टेक्निक से सॉल्व करेंगे, बिकॉज आई हैव टोटल 2 रोज। तो हम लोग जब फर्स्ट रो पे अप्लाई करेंगे, तो हम लोग इसको लेंगे 2 टाइम्स को फैक्टर ऑफ 2। तो 2 का को फैक्टर क्या होगा, इस रो और इस कॉलम को आप डिलीट कर दो। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट के हेल्प से जो मैट्रिक्स बनता है ना, जो सब मैट्रिक्स बनता है, उसका आप डिटर्मिनेंट कंप्यूट करो। तो क्या होगा डिटर्मिनेंट, इट विल बी 5। और यहाँ पे सिंबल क्या होगा, साइन क्या होगा, अब देखोगे यहाँ पे हम लोग साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस इंडेक्स का साइन है, इस इंडेक्स का पोजीशन है 0,0। तो 0 + 0 0 और -1 का पावर 0, दैट इज इक्वल टू 1। तो आप साइन ऐसे याद रखो, साइन हमेशा अल्टरनेट करता है। इस पोजीशन पे प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो 2 टाइम्स रेसिडुअल जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 2 इंटू +5। अब आते हैं इसके कोरस्पोंडिंग, तो 3 इंटू और इसका रेसिडुअल क्या बचा 4, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, बिकॉज साइन अल्टरनेट होता है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो मेरे को मिला -2। उसी तरीके से हम लोग रो 2 के कोरस्पोंडिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 इंटू ये रेसिडुअल जो मैट्रिक्स मिला सब मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट, तो क्या होगा 3 होगा, लेकिन साइन चेंज होगा, माइनस होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरीके से इसके कोरस्पोंडिंग क्या होगा 5 इंटू और इसके कोरस्पोंडिंग को फैक्टर क्या होगा, वो होगा ये मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट तो होगा 2, और यहाँ पे प्लस साइन होगा। तो 5 इंटू 2 जब सॉल्व करोगे तो मेरे को मिला -2। अब आते हैं यूजिंग रो रिडक्शन टेक्निक। रो रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसका जो अंडरलाइन मैट्रिक्स है ना, उसको हम लोग रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं इनटू रो इक्लोन फॉर्म या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जब हम लोग रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक पिवट होता है। ये एक पिवट होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे वाले सारे वैल्यू को हम लोग 0 करने का ट्राई करेंगे। तो हम लोग करेंगे R2 इज़ इक्वल टू R2 माइनस 2R1। जब इसको हम लोग परफॉर्म करेंगे, तो ये मेरे को मिला नया डिटर्मिनेंट या इसका अंडरलाइन मैट्रिक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखोगे कि ये अब क्या है, ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या फिर रो इक्लोन फॉर्म है। तो इस वाले फॉर्म में जब हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ना, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, दैट इज इक्वल टू -2। उसी तरीके से हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने स्क्रैच से इसको देखा कैसे होता है, बट आप फॉर योर कंफर्ट आप इसको याद रख सकते हो।
अगर मेरे पास कोई 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, मतलब एडी माइनस बीसी, एडी माइनस बीसी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस वाले 3 by 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कंप्यूट करते हैं यूजिंग बोथ टेक्निक, कोफैक्टर टेक्निक एंड रो रिडक्शन टेक्निक। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ए का डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यूजिंग कोफैक्टर, हम लोग यहाँ पे फॉर सिंप्लिसिटी रो 1 के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग कंप्यूट करेंगे। तो क्या होगा, 1 इंटू इस पोजीशन पे क्या होगा, इसका कोफैक्टर। तो इस रो को आप डिलीट करो और इसका जो रेसिडुअल मेरे को मैट्रिक्स मिला, आप उसका कोफैक्टर फाइंड करो। तो कोफैक्टर क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस इंडेक्स पे क्या साइन होगा, तो साइन होता है चेंज, अल्टरनेट होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो 1 का अंडरलाइन होगा ये मैट्रिक्स, तो इसका मैं डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा। कैसे फाइंड करूंगा, डायरेक्टली 5 इंटू 10 माइनस 8 इंटू 6। उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे 2। तो 2 का जो मेरा को फैक्टर होगा वो क्या होगा, इस कॉलम को डिलीट कर दो। तो ये जो अंडरलाइन मेरे को मिला रेसिडुअल मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करो और उसके बाद माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, बिकॉज साइन अल्टरनेट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे प्लस साइन होगा, प्लस माइनस प्लस। तो 3 के करस्पॉन्डिंग मेरा क्या होगा, कोफैक्टर। तो इसको डिलीट मारो, तो ये जो मेरे को मैट्रिक्स मिला, इसका मैं डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 3 by 3 प्रॉब्लम को हमने रिड्यूस कर दिया इंटू 2 by 2 सब प्रॉब्लम। उसी तरीके से अगर मेरे पास 4 by 4 मैट्रिक्स होगा, तो उसको हम लोग रिड्यूस कर देंगे इंटू 3 by 3 सब प्रॉब्लम, और उसको हम लोग फर्दर रिड्यूस कर देंगे 2 by 2 सब प्रॉब्लम। और 2 by 2 का हमें पता है, इस तरीके से हम लोग 2 by 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, 1 इंटू 10 इंटू 5 50 माइनस 8 इंटू 6 48। तो क्या होगा, ये बचा 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो मेरे को मिला 2 इंटू माइनस 1 इंटू 4। इसको जब सॉल्व करोगे तो मेरे को मिला 3 इंटू माइनस 3। इसको सॉल्व करोगे तो मेरे को फाइनली आंसर मिला 1। तो हमने रो 1 के कोरस्पॉन्डिंग या फिर रो इंडेक्स 0 के कोरस्पॉन्डिंग हमने इसको सॉल्व किया। आप उसी तरीके से रो इंडेक्स 1 के कोरस्पॉन्डिंग में सॉल्व कर सकते हो, उसी तरीके से आप रो इंडेक्स 2 के कोरस्पॉन्डिंग में सॉल्व कर सकते हो। आपको आंसर एवरी केस में 1 ही मिलेगा। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं रो रिडक्शन टेक्निक। तो रो रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं इनटू रो इक्लोन फॉर्म। ये डिटरमिनेंट के जो अंडरलाइंग मैट्रिक्स होता है, उसको हम लोग कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं इनटू रो इक्लोन फॉर्म। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बाय डिफॉल्ट हम लोग पीवट एज्यूम करते हैं, तो इसके नीचे वाले वैल्यूज को हम लोग 0 करने का ट्राई करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, R2 में 2 टाइम्स R1 माइनस करेंगे, R3 में 3 टाइम्स R1 माइनस करेंगे। और हमने ये देखा है कि जब हम लोग ये वाला एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में चेंजेस नहीं होता है। तो हमने ये अप्लाई किया, तो क्या होगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे को मिला नया मैट्रिक्स। अब देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास 3 पीवट्स हैं, एंड ये जो मेरा मैट्रिक्स है, इसका जो अंडरलाइन मैट्रिक्स है, इट इज इन रो इक्लोन फॉर्म। तो जब ये रो क्लोन फॉर्म में होगा, तो मैं सिंपली इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकता हूं बाय मल्टीप्लाइंग द डायगोनल एलिमेंट। तो क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 1। तो हमने देखा यूजिंग बोथ टेक्निक हमने इसको कैसे इजीली सॉल्व किया। तो आप ये देखो कि अभी तो ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। अब सोचो मेरे पास 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स है, 20 क्रॉस 20 मैट्रिक्स है। तो यूजिंग दिस टेक्निक, यूजिंग को फैक्टर टेक्निक, सॉल्विंग इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मैट्रिक्स को रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड डायरेक्टली उसका हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। अब हम लोग देखते हैं डिटरमिनेंट के कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। तो हम लोग यहाँ पे 8 to 9 प्रॉपर्टी को देखेंगे। अगर आपको हर एक प्रॉपर्टी को डिटेल में समझना है, उसके अंडरलाइंग इंट्यूशन एंड प्रूफ को समझना है, देन यू कैन रेफर द बुक लीनियर अलजेब्रा बाय गिलबर्ट स्ट्रैंग, चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट। आप यहाँ पे इसको डिटेल में देख सकते हो। बस अभी के लिए मैं आपको बस बेसिक प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसको समझाऊंगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मेरे पास कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जहाँ पे
अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल सारे एलिमेंट 0 होते हैं, सारे एलिमेंट 0 होते हैं, और जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उसका सारे वैल्यू 1 होते हैं। तो अगर मेरे पास ऐसा कोई मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट 1 होगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होगा ना, इट विल आल्सो बी ए काइंड ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, और यहाँ पे सारे डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू 1 है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा दैट विल बी 1। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये हमने देखा था अभी पहले कि जब भी हम लोग किसी टू रोज को स्वैप करते हैं इन अ मैट्रिक्स, तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है वो उसका साइन चेंज होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी आप किसी मैट्रिक्स या जो डिटर्मिनेंट है, अगर आप उसका टू रोज को स्वैप करते हो ना, टू रोज को स्वैप करते हो, तो आगे में आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो टू न्यूट्रलाइज टू न्यूट्रलाइज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि द डिटर्मिनेंट डिपेंड्स लीनियरली ऑन वन रो एट ए टाइम, है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट को आप हमेशा मैट्रिक्स से रिलेट करके याद रखना, नहीं तो आप भूल जाओगे, आपको कंफ्यूजन होगा। हमने देखा था, हमने मैट्रिक्स में देखा था कि अगर मेरे पास कोई टू मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और अगर मुझे उसका सम करना था तो सम होता था ए प्लस बी प्लस एफ, सी प्लस जी एंड डी प्लस एच। हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को हम लोग सम करते थे। उसी तरीके से अगर कोई मेरे पास मैट्रिक्स होता था और अगर मैं उसमें किसी स्केलर अल्फा से मल्टीप्लाई करता था, तो वो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता था। यह सब हमने देखा था। लेकिन जब हम लोग ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट में, तो वो हर एक रो एंड हर एक कॉलम में मल्टीप्लाई नहीं होता है, वो किसी एक रो में अप्लाई होता है। जैसे कि अगर मैं किसी डिटर्मिनेंट में टी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वो हर एक वैल्यू में मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो किसी एक रो के हर एक एलिमेंट में अप्लाई होगा। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे जब मैं टी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो हमने इसको एक रो में अप्लाई किया। सेकेंड प्रॉपर्टी जो होता है दैट इज एडिटिविटी। एडिटिविटी में क्या होता है कि अगर कोई एक रो में अगर इस तरीके से वैल्यूज है, एज ए सम ऑफ वैल्यूज है, तो हम लोग उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, हम लोग उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड लीनियरिटी फॉर वन रो एट ए टाइम। इट इज बिट डिफरेंट फ्रॉम मैट्रिक्स, इसीलिए आप इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इफ टू रो ऑफ ए आर इक्वल देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 0। अगर मेरे पास कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है, कोई एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका कि दो रो का वैल्यू इक्वल है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। ये क्यों होता है? क्योंकि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के टू रोज इक्वल है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि दो रो आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है, और अगर दो रो आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। वो डिटर्मिनेंट या फिर वो जो अंडरलाइंग मैट्रिक्स है वो सिंगुलर होगा। उसके बाद ये वाला प्रॉपर्टी, ये हमने देखा अभी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में, कि सबट्रैक्टिंग ए मल्टीपल ऑफ वन रो फ्रॉम अनदर रो लीव्स द डिटर्मिनेंट अनचेंज्ड। ये हमने देखा था अभी ऊपर। जब आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, जब आप ये वाला एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करोगे, तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इफ ए हैज ए रो ऑफ जीरोज, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? उसका 0 होगा। इसको अच्छे से इन टोटली समझने के लिए आप इस लिंक में रेफर कर सकते हो। ये सारे बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम लोग फोकस इस पे ज़्यादा नहीं करें। हमारा मेन फोकस होगा जियोमेट्रिक इंट्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। हमने देखा था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जनरली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उसमें जो डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल, उसके नीचे वाले सारे वैल्यू 0 होते हैं। जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उसमें डिटर्मिनेंट के ऊपर वाले सारे वैल्यूज 0 होते हैं। तो अगर मेरे पास कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा दैट विल इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी है, अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना, उसका जो आउटपुट होगा उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेक्निक तो ये है कि आप दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जो मेरा न्यू मैट्रिक्स है उसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करो। बट एक प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब आते हैं नेक्स्ट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज एक ऑपरेशन होता है जो कि हम लोग किसी मैट्रिक्स पे अप्लाई करते हैं। तो जब भी हम लोग किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसके रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके जो कॉलम होते हैं वो रोज में कन्वर्ट होते हैं। ये जो रो है वो कॉलम 1 बन जाएगा, रो 2 कॉलम 2 एंड रो 3 कॉलम 3 बन जाएगा। ठीक है, तो रो कॉलम कॉलम रो में कन्वर्ट होता है। तो जब भी हम लोग किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो इट इज सेम एज सेम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग सोच सकते हैं कि डिटर्मिनेंट एक सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू होता है, बट डिटर्मिनेंट इट कंटेन्स ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या डिटर्मिनेंट हमें क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करता है? तो आप यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल देख सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो कंडीशन लिया। फर्स्ट केस में हमने लिया कि जो हमारा डिटर्मिनेंट है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब इसका जो अंडरलाइंग मैट्रिक्स ए है इट इज नॉन सिंगुलर। दूसरा कंडीशन हमने लिया कि जो डिटर्मिनेंट है दैट इज इक्वल टू जीरो मतलब जो मेरा मैट्रिक्स है इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया। बेस्ड अपॉन जस्ट दिस फैक्ट, बेस्ड अपॉन जस्ट दिस फैक्ट कि डिटर्मिनेंट जीरो है या नॉन जीरो है, हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या होगा कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है मतलब मैं उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड नहीं कर सकता हूँ। ए इज नॉट इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब उसका मैं इनवर्स फाइंड नहीं कर सकता हूँ। और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो मैं उसका इनवर्स फाइंड कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो है मतलब ये हुआ कि उसके जो कॉलम्स है दे आर डिपेंडेंट, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है मतलब द कॉलम्स आर इंडिपेंडेंट। अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो है तो हम लोग बोलेंगे रोज आर डिपेंडेंट या फिर रोज आर इंडिपेंडेंट। क्योंकि अगर रोज डिपेंडेंट होंगे ना, अगर रोज डिपेंडेंट होंगे या कॉलम्स डिपेंडेंट होंगे तो उसका रैंक जो होगा ना, उसका जो आर होगा इट विल बी लेस देन एन। और जब आर लेस देन एन होगा तो उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रैंक एन होगा। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है मतलब ये है कि उस मैट्रिक्स में सारे जो रोज हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या फिर सारे कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है और उस मैट्रिक्स का रैंक है दैट इज इक्वल टू एन, जहाँ पे एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज एज वेल एज नंबर ऑफ कॉलम्स। और जब रैंक एन होगा, जब रैंक एन होगा तो उस मैट्रिक्स का जो कोरस्पोंडिंग रो इक्लोन फॉर्म होगा उसमें मेरे पास एन पीवर्ड्स होंगे। ध्यान देना, अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है मतलब उसका रैंक है एन, उसमें एन पीवर्ड्स हैं, उसके रोज या कॉलम आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर मेरे पास कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका कि डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, नॉन जीरो है मतलब उसका रैंक है एन, रैंक है एन मतलब उसके सारे रोज या फिर उसके सारे कॉलम आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और जब सारे रोज आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो जब हम लोग उसका रो स्पेस कंप्यूट करेंगे ना तो इट विल बी आर एन। क्योंकि अगर मेरे पास एन लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं तो मैं उसके हेल्प से इंटायर आर एन स्पेस को स्पैन कर सकता हूँ। उसी तरीके से अगर मेरे पास एन लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स है तो मैं उसके हेल्प से जो है इंटायर आर एन को मैं स्पैन कर सकता हूँ। कॉलम स्पेस क्या होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स। लीनियर कॉम्बिनेशन कॉलम को हम लोग बोलेंगे कॉलम कॉलम स्पेस एंड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज को हम लोग बोलेंगे रो स्पेस। ये सारे टॉपिक को हमने पुराने लेक्चर्स में बहुत ही डिटेल में कवर किया है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। ये एक बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम लोग सिंगुलैरिटी एंड नॉन सिंगुलैरिटी को बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट से हमने रिलेट किया है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको देख सकते हो। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर वाला पार्ट हम लोग फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। बाकी सारे टॉपिक्स को हमने कहीं न कहीं पे पुराने लेक्चर्स में इसको हमने कवर किया है। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस टॉपिक से बहुत सारे इंटरव्यूज में मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप इस वाले पार्ट को अच्छे से समझने का ट्राई करो।
Determinant is not just a single value, it tells a lot of different information, just like rank. जिस तरीके से रैंक हमें बहुत सारे डिफरेंट इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। रैंक हमें बताता है कि किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रोज कितने हैं, नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ पिवट वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पिवट कॉलम्स कितने हैं। इस तरीके से बहुत सारी इंफॉर्मेशन कन्वे करता है रैंक। उसी तरीके से जो डिटर्मिनेंट होता है वो भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। अब हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग या ज्योमेट्रिक इंट्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जब भी हम लोग डिटर्मिनेंट कंप्यूट करते हैं उसका वैल्यू इट कैन बी आइदर निगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव। डिटर्मिनेंट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज इट कैन बी निगेटिव। तो चलिए हम लोग इसको डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिर से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। ए एक्स इक्वल टू बी। ए एक्स इक्वल टू बी कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग किसी मैट्रिक्स को किसी कॉलम वेक्टर यक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो यक्स वेक्टर कन्वर्ट हो जाता है इनटू कॉलम वेक्टर बी। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इट इज ए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या करता है, ए मैट्रिक्स किसी भी कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करके उस कॉलम वेक्टर को वो क्या करता है, वो ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफॉर्म इन द सेंस उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, या फिर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो जब भी हम लोग किसी मैट्रिक्स ए की बात करते हैं तो उसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव उसको समझने का कि ये जो मैट्रिक्स है इट इज ए ट्रांसफॉर्मेशन। उसके अंदर पावर होता है कि वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है, वो किसी भी स्पेस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो जब भी हम लोग ए क्या है, ए एक ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जब भी हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ए का हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं या फिर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है द साइन द स्केलिंग फैक्टर ऑफ एरिया और वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड बाय ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमने देखा था, हमने ये बहुत ही डिटेल में देखा था हमारे लास्ट लेक्चर में इन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कि जब भी हम लोग किसी मैट्रिक्स को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इंटायर स्पेस को ट्रांसफॉर्म कर देता है। मतलब जो इनपुट स्पेस है उसके हर एक पोजीशन हर एक कोऑर्डिनेट को वो ट्रांसफॉर्म कर देता है। दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो जो स्पेस होता है आइदर इट कैन बी स्ट्रेच्ड और इट कैन बी compressed or it can be rotated, है ना। तो बेस्ड अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देयर कैन बी डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन ए स्पेस। तो डिटर्मिनेंट हमें बताता है कि हाउ मच स्केलिंग फैक्टर, मतलब जो हमारा स्पेस है उसका जो एरिया है उसको कितना स्केल किया जा रहा है, एरिया या वॉल्यूम, है ना। बेस्ड अपॉन वो किस स्पेस की बात हो रही है। अगर 2D स्पेस की बात हो रही है तो वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अगर 3D 4D ND स्पेस की बात हो रही है तो वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो डिटर्मिनेंट हमें बताता है कि उसका एरिया या वॉल्यूम को हम कितना स्केल करते हैं। और जो साइन होता है, देखो जब भी हम लोग डिटर्मिनेंट कंप्यूट करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें एक मैग्नीट्यूड होता है और एक साइन होता है। तो मैग्नीट्यूड हमें बताता है कितना स्केल हुआ, एरिया या वॉल्यूम कितना स्केल हुआ, और साइन हमें बताता है कि क्या उसके ओरिएंटेशन में कुछ चेंजेस हुआ या नहीं हुआ। अगर मैं 2D स्पेस की बात करता हूँ, अगर मैं 2D स्पेस की बात करता हूँ तो 2D स्पेस में क्या होता है, एरिया होता है। तो आप ऐसे इसको एरिया समझो। इसका एक पार्ट होगा फ्रंट, तो एरिया क्या होता है। अगर मैं 2D स्पेस की बात कर रहा हूँ तो आप इसको समझ सकते हो कि इट इज ए ब्लैंक पेपर। ब्लैंक पेपर जिसका ये फ्रंट साइड है और एक पीछे होगा बैक साइड। तो जब भी हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो निगेटिव का मतलब होता है कि आप इसको चेंज कर दो, ये फ्रंट वाले पार्ट को आप बैक साइड कर दो, बैक वाले पार्ट को आप फ्रंट साइड कर दो। इसको हम लोग देखेंगे विथ एग्जांपल। तो दैट इज कॉल्ड द ओरिएंटेशन शिफ्ट। तो जब भी हम लोग 2D स्पेस की बात करते हैं तो इन 2D स्पेस हम लोग कहते हैं कि एरिया स्केल हो रहा है। एरिया कितना स्केल हो रहा है। जब हम लोग 3D में बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं वॉल्यूम स्केल हो रहा है। जब हम लोग ND में बात करें तो हम लोग कहते हैं हाइपर वॉल्यूम स्केल हो रहा है, या फिर इसको एक स्पेशल नेम मिलता है कॉल्ड पैरेललोपाइप्ड। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब भी हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो इट विल ऑलवेज बी फ्रॉम Rn टू Rn। वाई? Why? Because determinant is determinant is only applicable for a square matrix. In general, जब भी हमारा A जो है if it is m क्रॉस n तो वो क्या करता है, A क्या करता है, वो Rm से Rn टू Rm में ट्रांसफॉर्म करता है।
अगर मेरा इनपुट स्पेस Rn है तो वो उसको आउटपुट स्पेस Rm में ट्रांसफॉर्म करता है। लेकिन चूंकि डिटर्मिनेंट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन m इज इक्वल टू n, मतलब a ऑफ n क्रॉस n, मतलब ये हुआ इट विल ट्रांसफॉर्म Rn टू Rn। ठीक है, बिकॉज डिटर्मिनेंट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो चलिए हम लोग 3 to 4 एग्जाम्पल से हम लोग चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे। एंड विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग 2D एग्जाम्पल लेने वाले हैं। हम लोग 2D एस्पेक्ट एग्जाम्पल को लेने वाले हैं, बिकॉज 2D या फिर उसके ऊपर 3D एंड 4D 5D में चीज़ों को विजुअलाइज करना डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं एरिया के टर्म में चीज़ें कैसे स्केल होती है, ओरिएंटेशन कैसे शिफ्ट होता है, ओरिएंटेशन कैसे प्रिजर्व होता है। तो ओरिएंटेशन अगर प्रिजर्व्ड है तो पॉजिटिव साइन, ओरिएंटेशन अगर रिवर्स हो रहा है तो नेगेटिव साइन। उसका हमने इंट्यूशन देखा कि आपको एक पेज को पलट दो, उलट दो, तो उसका ओरिएंटेशन शिफ्ट हो जाता है, तो वहाँ पे माइनस साइन होगा। तो चलिए हम लोग, ये एक मैट्रिक्स है, इसका हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन को विजुअलाइज करते हैं। तो ये जो मेरा मैट्रिक्स होगा, ये जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, हमने देखा था प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल दैट इज इक्वल टू 6। तो 6 में हमारा साइन क्या है प्लस, और मैग्नीट्यूड क्या है 6। तो ये हमें बता रहा है कि इट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जब भी हम लोग ए मैट्रिक्स में किसी कॉलम वेक्टर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, वो इट स्केल्स द एरिया बाय 6 टाइम, बिकॉज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6, मतलब वो एरिया को 6 टाइम स्केल करता है। एंड पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि ओरिएंटेशन इज प्रिजर्व्ड। इसको हम लोग समझते हैं कैसे। तो अगर आप ये देख रहे हो, ये बाय डिफॉल्ट मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, तो आप ये सोचो कि इन स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास एक आई कैप होता है, एक जे कैप होता है। इसको हम लोग कह सकते हैं स्टैंडर्ड बेसिस। तो जब भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन को विजुअलाइज करते हैं ना, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू विजुअलाइज इंटायर वेक्टर्स, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल है और हर एक कोऑर्डिनेट एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि जो बेसिस होता है ना, बेसिस बेसिस क्या होता है, बेसिस इज ए सेट ऑफ वेक्टर। तो जो बेसिस सेट होता है ना, उसके हर एक वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग फाइंड करते हैं। और एक बार जब हमारे बेसिस वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाता है तो हम लोग कहते हैं दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। उसके हेल्प से हम लोग किसी भी दूसरे कोऑर्डिनेट का हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड जे कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना, ये सारे हाइपोथेटिकल ग्रिड हैं। ये ग्रिड बता रहा है काइंड ऑफ 1 यूनिट एरिया। ये बता रहा है 1 यूनिट एरिया। हर एक ग्रिड 1 यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। जस्ट फॉर स्पेस को थोड़ा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये सारे यहाँ पे बॉक्स दिखाया है। ये कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है 1,1, मतलब 1 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस, 1 यूनिट अलोंग वाई एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है 3, 2, मतलब 3 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस एंड देन 2 यूनिट अलोंग वाई एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है 2 माइनस 1, 2 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस एंड माइनस 1 यूनिट या फिर 1 यूनिट अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। तो जब भी हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि इंटायर स्पेस ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो देयर आर चांसेस कि ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर का शेप इंक्रीज हो सकता है, ये स्क्वायर का शेप इंक्रीज हो सकता है, ये स्क्वायर का शेप डिक्रीज हो सकता है। हर एक स्क्वायर 1 यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो दिस, अगर ये वाला बॉक्स ट्रांसफॉर्म होगा ना, तो ये वाला भी बॉक्स ट्रांसफॉर्म होगा, ये वाला भी बॉक्स ट्रांसफॉर्म होगा। तो हम लोग इन जनरल इस वाले बॉक्स पे देखते हैं कि ये बॉक्स कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। जिस तरीके से ये वाला बॉक्स ट्रांसफॉर्म होगा, उसी तरीके से बाकी सारे बॉक्स भी ट्रांसफॉर्म होंगे। तो अगर मुझे फाइंड करना है कि आई कैप का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, मतलब अगर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आई कैप फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है उसमें हम लोग आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को मिला 3 0, मतलब ये हुआ कि जो मेरा 1 0 मेरा वेक्टर था ना, वो ट्रांसफॉर्म होके हो गया 3 0, मतलब दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आई कैप, जो कि है 3 0। और जो मेरा जे कैप है, जे कैप क्या है 0 1, वो मेरा ट्रांसफॉर्म हो गया इंटू 0 2। तो ये मेरा ट्रांसफॉर्म हो गया इंटू 0 2। तो अब देखोगे कि ये 1 यूनिट हो गया हमारा 3 यूनिट, और ये 1 यूनिट हो गया हमारा 2 यूनिट। और ये टोटल ये जो एरिया है वो कितना हो गया, ये एरिया हमारा इंक्रीज होकर इतना बड़ा हो गया। मतलब ये जो पहले 1 यूनिट एरिया था वो हमारा 6 यूनिट एरिया हो गया।
तो ये जो आप बॉक्स देख रहे हो ना, ये बॉक्स हाइपोथेटिकल बॉक्स है, ये बॉक्स पुराने वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो जस्ट फॉर कंपैरिजन हमने इस वाले बॉक्स को इधर भी दिखाया है। तो आप देखोगे कि पहले ये बॉक्स इतना छोटा था, अब ये बॉक्स हमारा आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ये बॉक्स इतना बड़ा हो गया। तो अब ये जो मेरा इस तरीके जो हमने ग्रिड बनाया था ना, अब हमारा ग्रिड चेंज हो जाएगा। अब हमारा ग्रिड हो जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से हमारा ग्रिड हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ग्रिड हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमारा एरिया इंक्रीज हो गया और ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस नहीं हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ओरिएंटेशन में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, ओरिएंटेशन हमारा प्रिजर्व हुआ। मतलब ये हुआ कि आई कैप एंड जे कैप का जो रिलेटिव ऑर्डरिंग है, आप देखोगे कि आई कैप से जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेंगे, देखो दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम लोग आई कैप से एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो मेरे को मिला जे कैप। यहाँ भी जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आई कैप से एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो मेरे को मिला ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जे कैप। मतलब ये जो ओरिएंटेशन था आई कैप एंड जे कैप का, सेम ओरिएंटेशन यहाँ भी प्रिजर्व होता है। तो हम लोग बोलेंगे ओरिएंटेशन इज प्रिजर्व। तो हमने देखा दिस एग्जाम्पल। हम लोग चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो इस वाले पार्ट में जब हम लोग डिटर्मिनेंट कंप्यूट करेंगे दैट इज इक्वल टू 1। मतलब ये हुआ कि ओरिएंटेशन तो प्रिजर्व हुआ, ऊपर से देयर इज नो चेंज इन द स्केल, देयर इज नो चेंज इन द एरिया। क्यों, चलिए देखते हैं। तो पहले आप देखोगे दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप एंड दिस इज द एरिया। हमने कंपेरिजन के लिए ये वाला बॉक्स हमने सेलेक्ट किया। अब हम लोग देखते हैं आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। तो आई कैप का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आई कैप जो होगा वो होगा यहाँ पे 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को मिला 1 0। तो 1 0 इज सेम एज 1 0। अब आते हैं जे कैप। जे कैप क्या होगा हमारा 0 1। तो ये क्या होगा, इट विल बी 1 1। तो ये जो जे कैप है ना, अब ये हो जाएगा, वो इस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये इस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट, तो हमारा एरिया क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा एरिया। ये हो जाएगा हमारा एरिया। तो पहले हमारा एरिया ये था, अब हमारा एरिया ये हो जाता है। तो एरिया सेम है, देखोगे एरिया सेम है, बस थोड़ा सा यहाँ पे ये जो हमारा बॉक्स है ना वो चेंज होके काइंड ऑफ पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो चूंकि पहले पहले ये सारे ग्रिड इट वाज लाइक दिस, अब हमारा जो न्यू ग्रिड होगा ना इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक इट विल बी लाइक दिस। अब हमारा ये ग्रिड होगा, इसके पैरेलल लाइन होगा, सारे लाइन आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, और हमारा ग्रिड इस तरीके से होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब आते हैं ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा -2। -2 में इसका साइन क्या है, नेगेटिव। तो साइन नेगेटिव मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज होगा, और मैग्नीट्यूड 2 मतलब इसका जो एरिया है वो 2 टाइम्स स्केल हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। तो पहले ये मेरा एरिया है, अब हम लोग देखते हैं आई कैप का ट्रांसफॉर्मेशन एंड जे कैप का ट्रांसफॉर्मेशन। तो आई कैप का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को मिला 1 3। 1 3 को हमने लोकेट किया 1 3, दिस इज द कोऑर्डिनेट। अब हम लोग यहाँ पे जे कैप का ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करते हैं तो मेरे को मिलेगा 2 4। 2 4 कोऑर्डिनेट कहाँ लाई करेगा, 2 4 ये इधर लाई करेगा। तो पहले पहले जो मेरा आई कैप ये था ना, पहले ये जो मेरा आई कैप था, अब ये हो जाएगा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आई कैप। मतलब पहले ये मेरा आई कैप था, इसका तो एंगल तो चेंज हुआ और इसका मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो गया। पहले हमारा जे कैप था ये, इसका एंगल तो चेंज हुआ, अब इसका मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब हम लोग एरिया को कंपेयर करना चाहते हैं। तो इस ये दो वेक्टर के कोरस्पोंडिंग जो मेरा एरिया होगा इट विल लुक लाइक दिस, है ना। तो हम लोग ये दोनों एरिया कंपेयर करना था, क्या एरिया होगा। तो ये जो एरिया होगा ना, ये वाला जो एरिया होगा इट विल बी 2 टाइम्स दिस एरिया। और साइन नेगेटिव मतलब ये आप देखोगे कि यहाँ पे अगर आप आई कैप से एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो मेरे को जे कैप मिला। यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आई कैप से क्लॉकवाइज मूव करोगे तो मेरे को मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जे कैप, मतलब ओरिएंटेशन चेंज हो गया। आई कैप से एंटी क्लॉकवाइज में जे कैप है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आई कैप से क्लॉकवाइज में जे कैप है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जे कैप है, मतलब ओरिएंटेशन चेंज हो गया, दैट इज वाई नेगेटिव साइन। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज माय मैट्रिक्स ए। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 मतलब ये जो हमारा एरिया है ना, ये जो एरिया है जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो वो इस एरिया को इट विल ब्रिंग डाउन टू 0, इट विल कंप्रेस डाउन टू 0। कैसे, चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आई कैप।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आई कैप क्या होगा, हम लोग 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को मिला 4 2, हम लोग 4 2 कोऑर्डिनेट को लोकेट करेंगे तो 4 2 क्या होगा, दिस इज 4 दिस इज 2, तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा ना, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आई कैप, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आई कैप। और उसके बाद आते हैं जे कैप का ट्रांसफॉर्मेशन। तो जे कैप का जब ट्रांसफॉर्मेशन कंप्यूट करेंगे तो मेरे को मिला 2 1, 2 1 कहाँ होगा, 2 1 इस पॉइंट को लोकेट करेगा। तो थोड़ा नोट करना, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन जे कैप, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आई। तो अगर मैं ये दो वेक्टर के अंडरलाइंग एरिया को फाइंड अगर करना चाहता हूँ, ये दो वेक्टर हेल्प से अगर जो पैरेललोग्राम बनता है अगर मैं वो एरिया फाइंड करना चाहता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है और स्ट्रेट लाइन के अंदर एरिया 0 होता है। मतलब इसने क्या किया, इसने इस एरिया को 0 कर दिया। तो हमने देखा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अंडर डिफरेंट कंडीशन। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर डिटर्मिनेंट इफ इट इज ग्रेटर देन 0 है तो ओरिएंटेशन प्रिजर्व होता है, ओरिएंटेशन प्रिजर्व होता है, लेस देन 0 ओरिएंटेशन रिवर्स हो जाता है। और अगर इक्वल टू 0 मतलब एरिया या वॉल्यूम इट बिकम्स 0। अगर 2D है, अगर R2 स्पेस की बात हो रही है तो वहाँ पे हम लोग बात करते हैं एरिया की, अगर R3 की बात हो रही है तो हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम की। तो अगर एक ऐसा सोचो, अगर मेरे पास एक क्यूब है, अगर मेरे पास एक क्यूब है तो इसका कुछ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम होगा, इसका कुछ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम होगा। अगर मैं इसको कंप्रेस करके अगर मैं इसको स्क्वायर में बना देता हूँ तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम 0। तो अगर मेरा एक क्यूब प्लेन में कन्वर्ट होता है, अगर एक स्क्वायर बॉक्स में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम हो जाता है 0। उसी तरीके से R2 में अगर मेरे पास कोई स्क्वायर एरिया है, अगर वो एक लाइन में कन्वर्ट हो जाता है तो वो हो जाता है 0। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। यहाँ पे हम लोग जनरली 2 इंपॉर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं। वन इज कंप्यूटिंग द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड दूसरा हम लोग देखेंगे सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। इवन दो हम लोग इनवर्स को सेपरेटली हम लोग एक दूसरे लेक्चर में देखेंगे जहाँ पे हम लोग एक न्यू अप्रोचेस को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। बट अभी के लिए जस्ट फॉर अप्लीकेशन पर्पस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स डिटर्मिनेंट के हेल्प से कैसे कंप्यूट करते हैं। इवन दो हमने इनफॉर्मली इसको हमारे पुराने वाले लेक्चर्स में इसको देखा है। तो अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है और अगर मैं उसका इनवर्स फाइंड करना चाहता हूँ तो वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। ये जो मेरा मैट्रिक्स है उसका आप एडजॉइंट मैट्रिक्स कंप्यूट करो और उसके बाद उसको आप क्या करो, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, ये एक सिंगल स्केलर वैल्यू होगा और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ये एक मैट्रिक्स होगा। तो अगर किसी स्केलर से डिवाइड करना मतलब उसके हर एक मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को उस वैल्यू से डिवाइड करना। तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होगा तो ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स ही होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है दैट इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मीन्स रोज को कॉलम एंड कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दो। अब आते हैं हम लोग को फैक्टर कैसे कंप्यूट करेंगे। तो को फैक्टर मैट्रिक्स होता है कि आप हर एक पोजीशन पे आप को फैक्टर कंप्यूट करो। तो को फैक्टर एट आई रो एंड जेथ कॉलम दैट इज इक्वल टू -1 का पावर आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ आई जे। माइनर ऑफ आई जे क्या होता है कि आप उस सेल के कोरस्पोंडिंग, अगर ये मेरा एक मैट्रिक्स है तो अगर मुझे इसके कोरस्पोंडिंग फाइंड करना माइनर, तो मैं इस रो एंड मैं इस कॉलम को डिलीट करूंगा एंड बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट बचा उसके जो मैट्रिक्स होगा उसका जो डिटर्मिनेंट होगा दैट इज माइनर। तो माइनर ऑफ आई जे इट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द सब मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम। चलिए हम लोग इस टेक्निक के हेल्प से हम लोग इसका इनवर्स कंप्यूट करते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव टॉपिक जहाँ पे हम लोग एक डिफरेंट टेक्निक से इस मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट कंप्यूट करेंगे, जो कि एक स्केलेबल टेक्निक होता है जिसको हम लोग कितने भी बड़े लेवल पे हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मुझे ए का इनवर्स कंप्यूट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले को फैक्टर मैट्रिक्स कंप्यूट करेंगे। को फैक्टर मैट्रिक्स हम लोग कैसे कंप्यूट करेंगे, तो को फैक्टर मैट्रिक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे,
हर एक पोजीशन पे हम लोग माइनर कंप्यूट करेंगे और उस पोजीशन के कोरस्पोंडिंग जो साइन होगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे साइन होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। अब आते हैं, देखते हैं माइनर क्या होगा। तो इस पोजीशन पे माइनर क्या होगा, इसको डिलीट मारो तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 होगा, इसका टर्म 1 होगा और इसका साइन होगा प्लस, तो ये हो जाएगा +1। इस पोजीशन पे क्या होगा माइनर, इस रो इस कॉलम को डिलीट मारो तो डिटर्मिनेंट 0। इस पोजीशन पे क्या होगा माइनर, इसको डिलीट मारो तो ये होगा 0। इस पोजीशन पे क्या होगा, तो इस रो इस कॉलम को डिलीट मारो तो डिटर्मिनेंट 1 है और यहाँ पे साइन आएगा माइनस, तो -1। तो उसी तरीके से आप कोफैक्टर मैट्रिक्स कंप्यूट करोगे। एक बार जब कोफैक्टर मैट्रिक्स कंप्यूट कर लोगे, आप उसका ट्रांसपोज फाइंड करके आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करोगे। उसके बाद आप डिटर्मिनेंट कंप्यूट करोगे, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, आप देखोगे ध्यान से तो ये जो मैट्रिक्स है इट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज उसके नीचे वाले सारे वैल्यू 0 है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा इट विल इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट दैट इज इक्वल टू 1। तो इनवर्स क्या होगा, इनवर्स होगा 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि 1 के इक्वल है इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, एंड दिस इज द आंसर, दिस इज द ए इनवर्स। क्या होता है इसका मीनिंग, इनवर्स क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है। देखो जो भी चीज़ हम लोग लीनियर अलजेब्रा कंप्यूट करते हैं ना, वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है, चाहे वो रैंक हो, चाहे वो डिटर्मिनेंट हो, चाहे वो इनवर्स हो। इनवर्स क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो हमने देखा हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड एप्लीकेशन दैट इज सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन Ax इक्वल टू बी। तो अगर मेरे पास कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसको हम लोग Ax इक्वल टू बी वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। तो अगर मेरे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, देखो ये जो हम लोग अभी टेक्निक देखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड क्रेमर्स रूल। तो ये जो क्रेमर्स रूल है ना, इट इज एबल टू सॉल्व ए स्पेशल केस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। वो हर एक सिस्टम को सॉल्व नहीं कर सकता है, वो हर एक सिस्टम को सॉल्व नहीं कर सकता है, वो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम को सॉल्व कर सकता है। तो वो टाइप क्या है, वहाँ पे फर्स्ट कंडीशन इज n इक्वेशन एंड n अननोन। बिकॉज अगर मेरे पास n इक्वेशन n अननोन होंगे तभी हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और हमने पढ़ा है कि जो डिटर्मिनेंट होता है उसको हम लोग सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पर अप्लाई करते हैं। तो चूंकि हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करें तो इट इम्प्लाइज ए कंडीशन कि जो मेरा मैट्रिक्स होगा उसमें हमारे पास n इक्वेशन एंड n अननोन होंगे, जो हमारा सिस्टम होगा उसमें हमारे पास n इक्वेशन एंड n अननोन होंगे। सेकेंड कंडीशन इज दैट इट शुड हैव यूनिक सॉल्यूशन, इट शुड हैव यूनिक सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि जब इसका हम लोग फॉर्मूला देखेंगे ना तो उसमें हम लोग डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करते हैं। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाएगा ना तो हम लोग कभी भी सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये जो फॉर्मूला है ये कंडीशन इम्पोज करता है, वो कंडीशन ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स दैट वी डू हैव यूनिक सॉल्यूशन। और ये जो हम लोग टेक्निक देख रहे हैं ना, हम लोग डिटर्मिनेंट वाला टेक्निक देख रहे हैं टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दैट इज कॉल्ड क्रेमर्स रूल। तो हमने देखा कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को वी कैन सॉल्व यूजिंग मल्टीपल टेक्निक। वन इज एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड है ना, जो कि हम लोग स्कूल लाइफ में यूज करते थे। दूसरा हमने देखा था गॉसियन एलिमिनेशन, इट इज सिस्टमैटिक मेथड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एंड थर्ड हम लोग आज देख रहे हैं क्रेमर्स रूल। तो क्रेमर्स रूल ये कहता है कि अगर हम लोग किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन Ax इक्वल टू बी को सॉल्व करते हैं तो Ax मेरा क्या होगा, इट विल बी A इनवर्स B, है ना। ये कैसे होगा इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर मुझे X फाइंड करना है तो X के मल्टीपल वैल्यू हो सकते हैं, है ना। X क्या होगा, एक कॉलम वेक्टर होगा तो इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स होंगे, है ना। तो अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि इसके n कंपोनेंट हैं तो उस n कंपोनेंट्स में जो jth कंपोनेंट होगा ना उसका वैल्यू क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ टू डिटर्मिनेंट, है ना। हर एक कंपोनेंट x जो मेरा वेक्टर है उसके हर एक वैल्यू जो होगा ना इट विल बी ए रेशियो ऑफ टू डिटर्मिनेंट, और हर एक रेशियो में नीचे वाला पार्ट फिक्स होगा, ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे बीजे चेंज हो जाएगा, कैपिटल बीजे। कैपिटल बीजे एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है ना। क्या है इसको देखेंगे। तो अगर मैं x1 कंप्यूट करूंगा तो वो क्या होगा,
डिटर्मिनेंट ऑफ B1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। अगर मैं x2 कंप्यूट करूंगा तो वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ B2 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब आते हैं बीजे क्या होता है। तो ए मैट्रिक्स तो आपको पता है, ए मैट्रिक्स होगा मेरा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, ए मैट्रिक्स मेरा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो ए जो मेरा मैट्रिक्स होगा उसमें मेरे पास n रोज होंगे एंड n कॉलम्स होंगे। जब हम लोग x1 की बात करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट कॉलम, ये जो मेरा मैट्रिक्स होगा ना, ये जो मैट्रिक्स होगा उसका जो फर्स्ट कॉलम होगा उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे बी से। जो जब हम लोग बात करेंगे B2 का, तो B2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स का जो सेकंड कॉलम होगा उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे B से। जब हम लोग B3 की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ए मेरा मैट्रिक्स है उसका थर्ड कॉलम को हम लोग रिप्लेस कर देंगे विथ कॉलम B से। ठीक है, तो आप ऐसा समझो कि ये जो बीजे है इट इज ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ए, जहां पे हम लोग जेथ कॉलम को रिप्लेस कर दे रहे हैं विथ कॉलम वेक्टर बी से। ठीक है, चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरे को एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है जहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन एंड 2 अननोन है। ठीक है, और मुझे इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। तो अगर यहाँ पे दिया गया क्रैमर रूल से सॉल्व करना है तो डेफिनेटली जो मेरा मैट्रिक्स ए होगा उसका डिटर्मिनेंट जो होगा इट विल नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब मेरे पास यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो x1 क्या होगा, x1 होगा डिटर्मिनेंट ऑफ b1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, x2 होगा डिटर्मिनेंट ऑफ b2 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो चलिए हम लोग कंप्यूट करते हैं ए, b1 एंड b2 का डिटर्मिनेंट। ए मैट्रिक्स ये है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 4 इंटू वन माइनस 3 इंटू सिक्स दैट इज इक्वल टू -2। b1 में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले रो को हम लोग रिप्लेस कर देंगे इस वाले वैल्यू से। तो ये हो जाएगा 0 6 3 4। इसका क्या होगा डिटर्मिनेंट 4 इंटू 0 0 माइनस 6 इंटू 3 18, तो -18। B2 क्या होगा, हम लोग इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा मेरा 1 2 0 -6। तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 6 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 6। एक बार जब हम लोग ए B1 एंड B2 का डिटर्मिनेंट कंप्यूट कर लेंगे तो हम लोग x1 एंड x2 कंप्यूट कर सकते हैं बाय कंप्यूटिंग द रेशियो ऑफ B1 बाई ए एंड B2 बाई ए, जो कि मेरे को मिला 9 एंड 3, मैं 9 एंड -3। तो जो मेरा x कॉलम वेक्टर हुआ दैट इज 9 एंड -3। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इनवर्स। अगर आपको इस लेक्चर में कहीं भी कोई डाउट है यू कैन पिंग अस इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।